अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज कोयटा में इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें 26 मासूम जानें चली गईं, शहीद हुए 26 और तकरीबन कहा जा रहा है कि 26 से ज़ायद ही ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए कोयटा और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया और इस वक्त भी मीटिंग जारी है सीएम हाउस कोयटा में। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन जो रुखसत होनी थी पेशावर के लिए सुबह 9 बजे, उससे कबल ये धमाका हुआ और मासूम जानें जो हैं वो गईं। एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है और ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, क्योंकि जहां पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आप गैर मुल्की सरमायाकारों को लेके आएँ और जो मुल्क में सरमायाकारी है वो भी फ़रोग पाए, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जिसमें बहुत सारी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, वहाँ पे ये चीज़ें जारी हैं। तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह इन ख्वारजियों से निजात दिलाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान रवाबित बढ़ने की इतलात आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्रैंड अपोजिशन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा स्ट्रीट के ऊपर एहतजाज भी करने के लिए निकल सकती है। इससे पहले आपको मालूम है JUIF का मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर हम केस टू केस एक दूसरे के साथ चलेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर हम अपनी सियासत करेंगे, अपने जलसे करेंगे, अपने जुलूस करेंगे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि शायद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोशिशें हैं कि उनको साथ लेकर चला जाए। दूसरी जानिब मईशत के इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और एक अच्छी खबर जो कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बताई कि बिजली के नरखों में खातिर खा कमी की जाएगी दिसंबर से लेकर फरवरी तक 3 महीने के लिए। और आज अवैस लगारी साहब जो कि वफाकी वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने भी इस बात के ऊपर ब्रीफिंग दी और उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि आवाम सर्दियों में महंगी गैस के बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करें। और उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है और कि कहीं पे भी कोई कमी नहीं आएगी। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, वो अपनी जो सलाहियत है वो बढ़ा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल चल रही है हुकूमती कैंप्स में और PTI है वो जो है ढोल बजा रही है कि जी देखें ट्रंप साहब आ गए हैं और अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की और चेयरमैन PTI की भी मुलाकातों की बात हो रही है कि वो भी कभी मुलाकात होगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्पोक्समैन भी हैं अपनी पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली ख़ान साहब आपके वक्त का भी। नदीम कुरैशी साहब, मेंबर पंजाब असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अभी हाल ही में मेरे ख्याल में चेयरमैन बने हैं बैतुल माल की जो कमेटी है पंजाब असम्बली की, उसके भी। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकायदा आगाज़ करूँगा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जी असद कैसर साहब ने जो बात की है वो ज़रा सुनवा दें कि क्या ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन का। हमारे तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ राबिते हैं और इंशाल्लाह अनकरीब हम बहुत बड़ा अलायंस बनाने वाले हैं और जो हम आइंदा का तहरीक चलाएंगे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चलेंगे और बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और इस तहरीक की बुनियाद पे इंशाल्लाह इस हुकूमत को चलता करेंगे, इस हुकूमत को चलता करेंगे। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है इसमें बाकायदा JUIF शामिल होगी, क्योंकि पहले जो हम सुनते आ रहे थे वो यही था कि पार्लियामेंट की हद तक केस टू केस आप एक दूसरे के साथ चलेंगे, लेकिन अब बाज़गश इस बात की है कि अगर ग्रैंड अलायंस बनता है तो उसमें JUIF भी शामिल होगी। क्या कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब? ये बात
मुमकिन है कि मौलाना से किसी ने की हो, मगर जमात के अदारों में ये बात नहीं आई है और ना वहाँ डिबेट हुई है। और अगर जब तक जमात के इदारों में ये बात डिबेट नहीं होगी तो शायद मौलाना अकेले भी जो है ना हाँ या ना करने की पोजीशन में नहीं होंगे। मुख्तलिफ़ तरह की बातें यकीनन होती हैं, जब दोस्त बैठते हैं तो उसमें तजावीज़ भी आती हैं, उसको डिबेट भी किया जाता है, उसको कंसिडर भी किया जाता है, मगर ये तमाम बातें जो है ना वो फ़ैसले करने के मजाज अदारे जमातों के अंदर होते हैं। सही। और जो भी तजवीज़ आए, मैच्योर हो जाए, कुछ पक जाए, फिर उसके बाद देन जो है वो जमात के अदारे के सामने लाई जाती है और देन जो है जमात अगर उस पर कह दे, वो अदारा उस पर कह दे हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं या मौलाना साहब ख़ुद आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले मेरा ख्याल है सारी बातें प्री मैच्योर हैं। सारी बातें प्री मैच्योर हैं। तो एज वी स्पीक वही पोजीशन है कि पार्लियामेंट में केस टू केस आप साथ चल रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर अभी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होना या पीटीआई का साथ देने का फैसला नहीं हुआ। इसके लिए इदारों ने परमिट किया हुआ है कि इशू बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स करें। हमारी जमात के इदारों ने कह दिया हुआ है इस हद तक मौलाना साहब को और बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि आप इशू टू इशू जो है ना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। किसी इशू पे जो है ना मुमकिन है कि आप पीटीआई के साथ चल पाएँ और किसी इशू पे पीटीआई के साथ ना चल पाएँ। आप मुमकिन है कि आपको वहाँ पे जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में किया, हम गवर्नमेंट के साथ चले, गो के पीटीआई के साथ भी चले और उनका सारा इनपुट लिया और सारी जो है ना वो तकरीबन जो है वो चीज़ें हमने उनके साथ मिल के की, मगर वो वोट देने के लिए उन्होंने ऑप्ट किया कि नहीं करना, हमने ऑप्ट किया कि करना है। तो हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं फिल वक्त। ये जमात के अदारों ने इसके लिए इजाज़त दी हुई है और जब इजाज़त अगर इससे ज़्यादा होगी तो इससे ज़्यादा चलेंगे, अगर ये इजाज़त भी वापस ले ली तो हम उसके भी पाबंद हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले पीटीआई के साथ ये तय किया था कि वो 26वीं तरमीम में कतई तौर पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर उन्होंने जो बात की वो मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बात से मुकर गए। इसमें आप ऐसे कर लेना, बैरिस्टर गोहर से पूछ लीजिए, अली जफ़र साहब से पूछ लीजिए, अपना शिबली फराज साहब से पूछ लीजिए, असद कैसर साहब से पूछ लीजिए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गंडापुर साहब की किसी बात का जवाब दूं, उनको अनफॉर्चुनेट बस मैं, ठीक है, वो कह सकते हैं, मैं तो उस अल्फाज में उनके बारे में भी नहीं कह सकता। सही। नदीम कुरैशी साहब, क्या वाकई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि उसमें मेजर किरदार जो अगर स्ट्रीट पावर देखी जाए तो वो JUIF के साथ पास है, और अगर ये दोनों मिलें तो कहा जाता है कि एक बड़ी अच्छी जो है तहरीक चल सकती है। लेकिन JUIF अभी तक तो इंडिपेंडेंट जलसे कर रही है और जुलूस कर रही है, लेकिन वो अभी तक तो नहीं आई। लेकिन ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि JUIF और तमाम जमातें जो है वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में जो है हमारे सामने आ जाएंगी कुछ दिनों में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्वेटा में मासूम शोहदा की फैमिली से इज़हार अफसोस करता हूँ और मैं शदीद दुख और तकलीफ का इजहार करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों की तरह कि जिस तरह से हमारे मुल्क को दहशतगर्दी ने लपेट में लिया हुआ है और हमारा वो अनदेखा दुश्मन जिसके ताने बाने हमें मालूम है कहाँ से मिलते हैं, वो मुस्तकिल हमलावर है हम पर। हम बतौर कौम इंशाल्लाह इन सारे दुश्मनों का मुकाबला भी करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करेगा, आगे बढ़ेगा। मैं ज़मीर भाई एक बड़ी आपसे एक कॉमन मैन का, चूँकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं किसी टॉप लीडरशिप की तरह से ज़्यादा चबा चबा के बातें मुझे करने नहीं आती। मौजूदा सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के आइन पर हमला आवर होने की प्लानिंग की हुई है और मुस्तकिल हमले का है, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, और 26th अमेंडमेंट में जिस तरह से उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से, बड़े तहम्मुल से उस सारे माहौल को रोका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके साथ एक एसोसिएशन में बड़ा इजाफा हुआ। मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब भी ज्यादा अरसे इस पर खामोश रह सकेंगे। और आपने हाफिज अब्दुल्ला साहब को सुना होगा, उन्होंने भी कहा, और JUIF के बहुत सारे तर्जुमानों ने यह फरमाया कि जी हमसे तो तय ये था कि मंसूर अली शाह साहब चूंकि सीनियर मोस्ट जज है, ही विल बी द चीफ जस्टिस, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इन्होंने
हर उस शख्स को सजा देने का फैसला किया हुआ है। हमें याहिया अफरीदी साहब पर भी पूरा एतमाद है, वो भी एक सही बड़ा शानदार कैरियर रखते हैं। लेकिन एक जुमला, मौजूदा सरकार का प्लान ये है, मौजूदा हुकूमत का, कि हर उस सोच को, हर उस नजरिए को, हर उस आवाज को दबा दिया जाए जो इनको अपनी राह में रुकावट महसूस होती है। ये जो ग्रैंड अलाइंस बनेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की आवाम सही मानों में अपने वोट के इस्तेमाल की तरफ उसी वक्त जाएगी जब इस मुल्क में एक फेयर एंड फ्री इंतखाबात होंगे, बजाय इसके कि ये फॉर्म 47 के इंतखाबात हों और जो लोग असेंबलीज में भी मौजूद हैं वो मॉरली गिल्ट फील करें। हालांकि बिल्कुल सही नदीम कुरैशी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा और मैं चाहूंगा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा ताकि वो फिर इख्तियार वली साहब उस पर भी रिप्लाई कर सकें कि मुल्तान जहां पे आप हैं, जहां के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी हैं, वो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2000 का बैरियर क्रॉस कर गया और पंजाब में लगी हुई इमरजेंसी, और आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा जेनेवा की खुशगवार हवाओं में है, तो उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कोई पार्लियामेंट में आपकी जो पंजाब की असेंबली है उसमें कोई आवाज़ उठाई है? पूरा पंजाब इस वक्त इस सूरत हाल से गुजर रहा है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। जमीर भाई, ये 6-7 बड़े जो अजला है, डिवीजन्स है, वहाँ ये सूरत हाल है। और पंजाब असेंबली का इस पर एक सेशन हुआ था इस स्मोक के हवाले से, लेकिन चूंकि हम हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हम तो सिर्फ यार लोगों को गुजारिश कर सकते हैं। इख्तियार वली खान साहब, ठीक, बिल्कुल सही। इख्तियार वली खान साहब, अब एक तो ये ग्रैंड अलायंस के हवाले से मामला चल रहे हैं और दूसरा एक मुबारकबाद भी आपको देता चलूँ। मैं अभी देख रहा था कि सेनेटर जाहिद खान साहब, जिनका बहुत एक तवील अरसे का ताल्लुक था, हमेशा से शायद ANP में रहे हैं, वो शायद कल आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं PMLN में। एक तो इस पर भी कुछ थोड़ा सा कमेंट कर दिया जाए कि ये कैसे हो सका, क्योंकि आपके सूबे के हैं वो, और दूसरा ये ग्रैंड अलायंस आपको लग रहा है कि ये कोई परेशानी हुकूमत के लिए बना सकेगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जाहिद खान साहब को पार्टी में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मैं पेशगी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उनकी ये शमूलियत कुछ चंद माह पहले होने वाली थी, लेकिन फिर उनके पास एक ज़रिया गया था उनकी पार्टी का, उनकी जमात का, जिसकी वजह से वो बात रुक गई थी, लेकिन दोबारा उनके साथ फिर रुजू किया गया तो बिलाखिर वो मान गए और उन्होंने दावत हमारी पहले भी कबूल की थी। और अब वो जो लम्हा है उनकी शमूलियत का, वो आन पहुँचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका एक एतमाद है। और उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हमारी थी, जिस हम समझते हैं कि मतलब जिस सूबे में हम सियासत कर रहे हैं वहाँ पे हमें मिल बैठना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ पे आपका दूसरा सवाल है ये अपोजिशन अलायंस का, तो देखिए मैं ज़मीर भाई, PTI के साथ कौन अलायंस करेगा और PTI किसके साथ अलायंस करेगी? अपने अलावा तो इनको सब चोर नज़र आते हैं, अपने अलावा इनको सब डाकू नज़र आते हैं। MQM इनको कातिल नज़र आती थी, परवेज़ इलाही या फिर उनका भाई चौधरी शुजात साहब वो इनको डाकू नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून इनको बुरी जुमात, पीपल्स पार्टी ख़राब जुमात। ये मौलाना साहब के बारे में ये क्या क्या खुराफात कहते रहे वो आपको पता है। जमात इस्लामी के बारे में क्या कहते रहे, ये मतलब किसी एक बंदे को, किसी एक पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं है इन्होंने तो। और ये इनकी अपनी पार्टी है क्या? PTI क्या है? PTI तो जमीयत के तोड़े हुए लोगों की, मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए लोग, PTI के, पीपल्स पार्टी के तोड़े हुए लोग, MQM के, काफ लीग के, सारी जमातों का कचरा और उनका शाख तराशियां कर करके एक PTI को खड़ा किया गया था। खुद नदीम कुरैशी साहब से पूछे, इनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से थी। तो इनमें तो अपने कोई नजरियाती लोग नहीं है जिनका पुराना ताल्लुक PTI से, माना कि PTI तो बनी थी 1996 में। तो ये तो जनरल पाशा, ये बाजवा साहब, ठीक, चलें वो तो हुआ। अभी मुझे बताएं कि अब अलायंस, अगर जिस तरह वो कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस में, और ये अलायंस इकट्ठा होके अगर निकल आता है सड़कों पर, तो फिर क्या हुकूमत परेशान होगी? सर ये आपको सवाल करने की जरूरत ही ना होती अगर आप मुझे सुन लेते। कामरान मुर्तज़ा भाई शायद इस पे ज्यादा लबकुशाई ना करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मौलाना साहब का, उनकी जमात का, जमीयत उलमा इस्लाम का PTI के साथ सिर्फ नजरियाती और फितरी इख्तिलाफ नहीं है, उनके साथ अकीदे का भी इख्तिलाफ है। फिर मुझे पता है
नहीं कहेंगे, कामरान मुर्तजा साहब मुझे नहीं, शायद वो ना कहे, कहाँ से आ गया, लेकिन वो अकीदे का इख्तिलाफ कहाँ से आ गया है अच्छा, चलें। कुछ बॉडी बन गए, तो उनके साथ चले जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर इनके साथ नहीं जा सकते। एक मिनट सर, जी इख्तियार भाई साहब सुनिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हो। हाँ, अब इनके अपने गुब्बारे से जगह जगह से हवा निकल रही है। ये कभी आर्मी चीफ के जरिए, एजेंसियों के जरिए हवा डलवाते थे, कभी चीफ जस्टिस के जरिए, साकिब निसार के जरिए हवा डलवाते थे, तो अब तो सारा पंक्चर हो गया इनका गुब्बारा। अब इनको मौलाना साहब का आसरा है, या फिर आजकल इनके मुंह से पहले नारा निकलता था ना, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। आजकल इनके मुंह से ये नारा निकलेगा, अल मदद या ट्रम्प बाबा जी, अल मदद या उस पर आगे चल के बात करेंगे, उस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी जरा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में ही रहते हैं पाकिस्तान की। जी, मुझे नहीं लगता सर बाउंड्रीज किधर है, बाउंड्रीज तो फिर जापान और जर्मनी की भी मिल जाती है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई अलायंस बनेगा। हुकूमत की तरफ हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ये मेरे ख्याल में शायद गलतफहमी है कि इनके जलसे जुलूसों से हम कैदी नंबर वो क्या है 804 उसको हम छोड़ देंगे। नो, नेवर। हम कोई बच्चे नहीं है, हम कोई छोटे पहली दफा हुकूमत में नहीं है, हमारी 5वीं हुकूमत है। हमें पता है कि किस तरह प्रेशर सस्टेन करना होता है। हमने तो 126 दिन के धरने देखे हैं, हमने तो क्या इनकी कब्रें खोदना देखी थी, वो कफन पहनना देखा था। ये तो पार्लियामेंट में घुस गए थे, पीटीवी पर कब्जा कर गए थे। कुछ भी ये कर ले, नथिंग, हमारे ऊपर कोई इनका प्रेशर नहीं, ना हमें परवाह ही नहीं है। दूसरी, आपने एक सवाल किया, मैं उसको जवाब जरूर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने इनसे पूछा कि मुल्तान का एयर इंडेक्स और मरियम बीबी की जनेवा में मौजूदगी, मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये स्मोक का जो अलमिया है, ये जो फसाद है, ये वबा है, ये मुसीबत है, ये आज से नहीं है। पूछ लीजिए नदीम कुरैशी साहब से कि इनकी हुकूमत में जो बुजदारी हुकूमत थी और वसीम अकरम प्लस साहब वहां पर थे, कोई इकदाम हुए थे? मरियम बीबी ने तो अपने इकदाम भी किए। खुदा ना करे अगर हम बीमार हो, आप बीमार हो, तो अपने डॉक्टर के पास बंदा जाता ही है। ये नदीम कुरैशी साहब को भी पता है और आपको भी पता है कि मेरा जो कान का डॉक्टर है ना, मैं जब भी मेरे कान में दर्द होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। मेरे जो दांतों का आपका डॉक्टर कहाँ, दुबई में है, लंदन में है? आपका डॉक्टर कहाँ पे है, दुबई में है, लंदन में? मेरा और आपका डॉक्टर एक ही है। जिस जहां से आप इलाज कराते हैं वहीं से मैं भी लेता हूँ। सर जी, उधर पंजाब में लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। प्लीज इख्तियार वली खान साहब, मतलब यू हैव हार्ट। अब तो इस्लामाबाद पिंडी में ये सुन, और दूसरा आपने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बताते जाएं, कोई परेशानी नहीं है। सैकड़ों मील किलोमीटर दूर कोई एक जमात जलसा कर रही है, इधर पिंडी इस्लामाबाद फिर कंटेनराइजेशन हो चुकी हुई है, कंटेनर लगा के बंद कर दिए। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्विकली सर, मैंने फिर आगे चलना है। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, काफ लीग, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बिहेव करना जानती हैं। PTI ने अभी तक पॉलिटिकली ये बिहेव करना नहीं सीख सके। इनको नहीं पता कि मुल्क की कीमत कदर क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। इनको सिर्फ अपने मलिफाइड इंटेंशंस ही प्यारे हैं कि हमारा कैदी दे दो, उसको छुड़ा के दे दो, मुकदमे वापस ले लो। नेवर सर। तो उसको किस तरह डील करना है, वो मेरे ख्याल में आप अगर हम पे छोड़ दे कि कहाँ से रास्ता खोलना है, कहाँ से रास्ता छोड़ना है, कहाँ से नहीं देना, वो हम बेहतर समझते हैं। बिकॉज़ हमने इनको सही 2013 से हमने इनको भुगता है। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या वाकई जो उम्मीदें हैं वो सही हैं या ट्रंप के हवाले से, और क्या हुकूमती कैंप में इस हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले मैं सोच रहा था कि ज़रा ट्रंप के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और मुझे बताएं। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है आपने जब जजेस की तादाद बढ़ाई गई तो आपने कहा कि ये ज़रूरी नहीं था,
गैर मुनासिब इक़दाम हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसके हवाले से क्या जो सवालात उठ रहे हैं वो ये हैं कि एक तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मामला हैं जिनको चैलेंज किया जाएगा, उस पर मुझे बताएं कि कौन सा बेंच उसको सुनेगा। एक दूसरा ये कि ये जो चीज़ें हैं हुई हैं जो कि सिर्फ सिंपल लेजिस्लेशन से हुई हैं, इनको भी क्या आप चैलेंज करेंगे? देखिए, हम तो इस वक्त जो पार्लिमानी किरदार था हमने अदा किया। उसमें 26th अमेंडमेंट में जितना हम उसकी ग्रेविटी को कम कर सकते थे, करवा सकते थे, वो करवाया। कुछ हमने अपने जो है मंशूर के मुताबिक पेशकदमी करनी थी वो भी हमने कर ली। तो 26th अमेंडमेंट में चूंकि हमने वोट किया तो इसलिए उस वोट किए जाने वाले को उसको चैलेंज करना जो है वो हमारा हक नहीं बनता, एक बात। दूसरी बात तो सिंपल लेजिस्लेशन के साथ इन्होंने जो कुछ किया है और जो किया है वो उसमें ज़्यादती है। जजेस की तादाद अगर बढ़ानी थी तो तादाद हमेशा जो है ना उस अदारे से बढ़ाने की जो है, कोई भी लेजिस्लेशन जब होती है तो वो अदारा जो है वो प्रपोज करता है कि इस तरह से जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके नतीजे में ऐसा किया जाता है। 2 बिल ऑलरेडी पेंडिंग थे और आज भी पेंडिंग है। ये तीसरा बिल रातों रात आया और वो कैरी भी हो गया। ये बड़ी अजीब सी बात थी। एक बाकायदा कमेटी से भी निकल गया हुआ था और उसको भी जो है ना वो कंधे पे उठा के उसको भी उस बिल को सहारा दिया हुआ था गवर्नमेंट के दोस्तों ने। तो बज़ाहिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कंपोजिशन को बदली करने जा रहे हैं। वो इस तरह से ये मामला जो पहले जो है ना, जो इनको जिन लोगों से, जिन जजों से जो है ना कोई खौफ फील होता था, उनकी मेजॉरिटी को जो है ना इस तरह से अनडू करना चाह रहे हैं। ये हमारा जो है ना वो इसमें मैंने रिकॉर्ड भी करवाया था। इस पर जब मीटिंग हो रही थी कादिर वाले बिल में, मैंने उसमें रिकॉर्ड भी करवाया था अपना ऑब्जेक्शन कि ये बात हमारी जो है ना रिकॉर्ड पे रख लें ताकि कम अज़ कम आइंदा कौम को पता हो कि ये इस तरह से ये मामला हमारी कंटेंशन क्या थी। मगर वो फिर उस बिल को बाईपास करके आगे जो है ना वो रातों रात जो कुछ हो गया। बाकी जो है ना इसके अलावा जो है एक बिल तो कमेटी के पास है 11(4) गलत है। फोर्सेस को जो ऐसा इख्तियार जो है वो अगर आप दे देंगे तो कल हर रोज़ जो है ना आपकी फोर्सेस जो है ना फोर्सेस के लोग कटहरे में खड़े होंगे। आप बाकी मामला को दुरुस्त बनाइए। अगर ये सारे इख्तियारात आप दे रहे हैं तो इसके बावजूद आप देखिए कोयटा का आज क्या हाल है। आज लोगों ने 30 के लगभग लाशें उठाई हैं, 60 से ऊपर जो है ना इंजर्ड है। और सिर्फ कोयटा में ये नहीं हुआ, ये हरनाई से आने वाले जो है ना, हरनाई में तो आप तसलसल से सुन रहे होंगे ना वाक़यात हो रहे हैं। आज भी वाक़यात हुए हैं। वो उस बड़े वाक़े ने उस छोटे वाक़े को दबाया हुआ है जिसमें भी जो है ना शहादतें हुई हैं। ये सारा कुछ जो है ना कोयटा के साथ रोज़मर्रा का मामूल है, बलूचिस्तान के साथ रोज़मर्रा का मामूल है। और यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बाकायदा जो है लोगों के जो पब्लिक फंड हैं उससे पे किया जाता है। और ये आज से नहीं, कई सालों से, बल्कि आप कहिए कि दहाइयों से। और उसके लिए जो ना वो आवाम के लिए जो पैसे खर्च होने थे वो सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं और उसके बावजूद सिक्योरिटी दस्तयाब नहीं है। कोई भी किसी वक्त किसी भी हादसे का, इस तरह के इंसिडेंट का शिकार हो सकता है। वो उसकी किस्मत है कि अगर बच जाए। अगर 2 मिनट पहले लोग इसमें से कोई बच गया होगा तो उसकी किस्मत थी। तो ये यहाँ पे मामला किस्मत पे चल रहे हैं। सेनेटर कामरान मिर्ज़ा साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमने राना सनाउल्लाह साहब से बात ये सुनी थी कि बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उन इलाकों में जो है लगाई जाएंगी या बनाई जाएंगी जहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हैं, ताकि स्पीडी ट्रायल्स हों और फिर उसमें खौफ भी ना हो। क्योंकि आपको मालूम है जो पहले जो कोर्ट्स होती थी उनके जज भी डर जाते थे, दहशतगर्द जब सामने आते थे या ख्वारिज उनको कहा जाता है वो सामने आते थे। तो अब ये इसलिए भी एक ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ज़्यादातर इलाका जो ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और केपी में जहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है वहाँ पे लगाई जाएंगे। एक तो ये बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी कोई बात की जा रही थी और वो कहा जा रहा था कि सबसे पहले जो है JUI-FA के साथ शेयर किया जाएगा, यानी कि पीपल्स पार्टी और PML मिलकर सबसे पहले JUI-F के। जी हाँ, पहली बात का जवाब सुन लीजिए। ये कहते हैं कि वो जज डर जाते थे और इस जजों के लिए इसलिए मिलिट्री कोर्ट ज़रूरी है। कोर्ट्स विदाउट फेस भी होती हैं, मगर लोग जो है ना अपने सिविल निज़ाम पे, अपने रेगुलर निज़ाम को बढ़ाते हैं। आप जिस बाजू से काम लेना छोड़ दें वो बाजू आपका माजूर हो जाएगा। भले आप जो मर्जी करिए मगर आपके बाजू, वो जिनसे आपने काम लेना छोड़ दिया है, आपकी वो टांगे जिनसे आपने काम लेना छोड़ दिया है, आपकी वो आंखें जिनसे आपने काम लेना छोड़ दिया है, वो माजूरी का शिकार है और माजूर हो जाएंगी और
उसके बाद एक माजूर जन निज़ाम के तहत आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से आप नुकसान में जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बज़ाहिर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है मगर ये फ़ायदे की नहीं, नुकसान की बात है। बाकी हमसे किसी ने कोई चीज़ न शेयर की है और ना कोई हमको एतमाद में लिया है, इस बात की मैं वाज़े तौर पे तस्दीक करता हूँ। सही, बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, मैं चाहूँगा क्विकली ज़रा बताएं कि ये जो एक सूरत हाल बनाई हुई है, आप लोगों ने कहा हुआ है कि जनाब अगर आप वैसे इन जो आप पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप अभी भी रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये PTI ने क्यों इतना जो है वो इसको खुशाइंद समझा कि जनाब बस ट्रंप आ गए हैं तो अभी बस वो बानी PTI भी बाहर आ जाएंगे। हालांकि अली अमीन खान गंडापुर साहब का मैं कहीं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब बस खान ने फाइनल कॉल देनी है नवंबर में ही, और उसके बाद हम सब निकलेंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे और कफन बांध कर निकलेंगे जब तक खान को हम रिहा करवा कर नहीं लेके आएंगे। तो पहले उम्मीदें वहाँ पे थी, जो अभी इख्तियार वली साहब ने भी कहा कि पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब कुछ और अब दूसरा जो है तरीकाकार यही है कि वायलेंस और फिर स्ट्रीट पे। कर दूं आपको, अमेरिका में जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, वहां के लोगों ने वोट किया है। सबसे पहले तो बाइडेन सरकार से जो जुल्म का मौरिख लिखेगा फलस्तीन के लोगों के साथ हुआ, लबनान के लोगों के साथ हुआ और स्टिल हो रहा है। और जिस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया और फिर अपने उन जराइम पर ना कोई शर्मिंदगी का इजहार किया बल्कि भरपूर तरीके से सपोर्ट किया इजराइल को, हमास पर, हिजबुल्लाह पर, उनकी लीडरशिप पर हमलों का और आम बच्चों का, फिलिस्तीनियों के इस तरह के जालिम और जाबिर हुक्मरानों से जान छुटी है। ज़ाहिर है अमेरिका का इंटरनेशनली एक रोल है, वो सुपर पावर है पूरी दुनिया में। मैं तो खबर आदमी हूँ, मुझे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, मैंने खुद सुना उनको टीवी पर कि जी हमारे तो जो दिफाई आलात है वो वहां से आते हैं, हमारे जो मेडिसिन है वो वहां से आती है, हमारी पूरी इकोनॉमी उसके सर पर चल रही है। मुझे खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी साइफर का नाम लेकर इमरान खान साहब ने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्टर्ब कर दिए हैं। हम तो ऑक्सीजन पर है, हम तो वेंटिलेटर पे है बतौर कौम, अगर अमेरिका हमारा ऑक्सीजन बंद कर देगा हम तो खत्म हो जाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने 6-7 माह पहले कहा। तो अब ये इतने सीख पाक ये क्यों हुए हैं जी? हम तो इसलिए अब पूरी दुनिया की तरह पूरी दुनिया में एक चीज मानी जा रही है कि जो बाइडेन के बाद शायद दुनिया जिस जंग की तरफ जा रही थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, वो उससे रुक जाए। और हमें चूंकि डोनाल्ड डू जैसे लोगों ने पाकिस्तान में जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है। और आज अगर कैप्टन सफदर इस तरह की बातें करते हैं और मोहम्मद जुबैर इस तरह की बातें करते हैं, शायद हकान अब्बासी साहब इस तरह की बातें करते हैं, ये तो इन्हीं का हिस्सा थे ना। तो आने वाले दिनों में इस पे पूरी बुक्स लिखी जाएंगी। हम तो खुश है इस बात पर के चले वो इस तरह के मुतशद्दिद मुंतकिबुल मिजाज लोग जो हमें अपनी कॉलोनी समझते हैं वो वहां से हटे हैं। और कोई मोहम्मद जुबैर और शाहिद खाकान तो अब हिस्सा नहीं है, लेकिन कैप्टन सफदर साहब तो PMLN का हिस्सा हैं अभी। जी देखिए ना वो हिस्सा, मैं तो वही गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ जो मैं सुनता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इख्तियार वली खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में मैं उसका जवाब नहीं, तो अब स्ट्रेटेजी नहीं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि नदीम कुरैशी साहब मुल्तान से उठकर जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ निकल पड़ेंगे कि बाकायदा अगर फाइनल कॉल आती है और फिर सर पर कफन बांध कर आएंगे? देखिए जी, 101% हम अपने कायद को, इमरान खान साहब को, उनकी तमाम सेकंड जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी है, उमर सरफराज चीमा है, महमूद रशीद है, जाज चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, और वो तमाम लोग जो इस जुल्म और जबर का शिकार है, हम उनको किस तरह हालात पर छोड़ दें, किस तरह इन जालिम और मुंतकिल मिजाज हुक्मरानों के रहमो करम पर छोड़ दें। मैं नहीं आऊंगा, पूरा पाकिस्तान आएगा ज़मीर भाई। ये लावा पक रहा है, लोग देख रहे हैं कि आपके टीवी पर कहा जाता है जी महंगाई कम हो गई है। अभी इख्तियार वली साहब ने कहा जी फ्लड डिजिट कम हो गए। भाई आप एक तरफ फरमाते हैं कि जी बिजली के बिल हम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक कॉमन जो इलेक्ट्रिसिटी का यूजर है, आपने कमर्शियल मीटर जो मतलब 200 यूनिट चलाने वाला बंदा भी है, उस पर आपने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक फिक्स कर दी है। सिर्फ मीटर एक यूनिट यूज ना करें आप 3000 बिल आएगा। आप कमर्शियल यूनिट जो आप 85 का पहुंचा हुआ है, सारी इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट हो गई है। तो सरीहन जो लोग झूठ बोल रहे हैं, सरीहन जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, सरीहन जो इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, हम उनको कैसे चाहेंगे वो इस पुल के ऊपर? वेलकम बैक।
नदीम कुरैशी साहब, मुझे एक बात बताएं, अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली कहते हैं कि हुकूमत काम करना चाहती है, अपोजिशन करने नहीं देती। इस पर भी जरा कमेंट करें। देखिए, अयाज सादिक साहब ने असल में ये कहना चाहा था कि हुकूमत काम डालना चाहती है। असल में अयाज सादिक साहब ये कहना चाह रहे होंगे कि हुकूमत काम डालना चाह रही है, चूंकि ये हुकूमत काम डालने की माहिर है, काम करने की माहिर नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले 8-9 में कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये अवाम को ये कह सकें जी हमने आपके वेलफेयर के लिए ये काम किया। इन्होंने अपनी सारी जो बैड गवर्नेंस है, अपनी सारी जो सुप्रीम कोर्ट पर और आईन पर हमला करने की जो ख्वाहिशात हैं और जो हमले ये कर रहे हैं, उसका सारा जिम्मेदार इन्होंने तहरीक इंसाफ को ठहराया हुआ है। इनकी तरजीह का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि किसी भी तरह इमरान खान को, और इस मुल्क में जो एक नई सोच उभरी है, वो नौजवान, वो पेशावर का हो, वो लाहौर का हो, कराची का हो, क्वेटा का हो, वो नौजवान जो ये समझ गया है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये 30-40 साल से जोंकों की तरह इस मुल्क की शहरत को नोचे हुए, और ये नोच के ना सिर्फ खून चूस रहे हैं बल्कि उसको इस मुल्क का गोश्त भी खा रहे हैं। तो वो नौजवान इनके खिलाफ खड़ा है। अब मैं हैरान इस बात पर हूँ, अभी इख्तियार वली साहब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं बोलते हुए, लेकिन मैंने पख्तूनों को इतनी सख्त बात करते कभी नहीं देखा जितने मेरे भाई करते हैं। ये बार बार फरमाते हैं कैदी नंबर 804 तंजन कहते हैं। अच्छा, मैं ज़मीर भाई आपके प्रोग्राम में ना इनको ये ऑफर कर रहा हूँ आज जी और इनकसारी के साथ, हम 92 का माइक लेते हैं, सिर्फ X6 और F7 इस्लामाबाद में विजिट करते हैं। इख्तियार वली साहब मैं होंगे और आप होंगे, हम सिर्फ माइक से लफ्ज चोर कहेंगे, आगे जो नाम आएगा इख्तियार वली साहब सुनकर गुस्सा नहीं करेंगे। ये यकीन कर लेंगे कि पाकिस्तानी कौम को पता है कि आपके चबा के कहने से कैदी नंबर 800 चोर नहीं है, कैदी नंबर 804 ज़मीर का कैदी है, और असल चोर कौन है वो लोगों को पता है। तो ये ऐसे ही इनकी लीडरशिप करती है, ऐसे ही इनकी ये तमाम इनके जो मकामी लीडर्स है वो भी यही करते हैं कि बजाय इनसे पूछा जाए कि भाई आप तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने तो महंगाई कम कर दी है, तो ये जो 50 रुपए से 100 रुपए किलो तक कल के दिन में खुर्दनी तेल, घी और कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप 1 रुपया बिजली में, 1 रुपया पेट्रोल में कम करते हैं, 3 रुपया बिजली में बढ़ा देते हैं। आपने इस कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। आपने अरबों रुपए, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वाली PIA की बोली लगवाई है, 10 अरब रुपया। सुभान अल्लाह, मैं आपकी कारीगरी पर हैरान हूं कि आप 40 साल से इस मुल्क पे हुक्मरान हैं। एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, PIA आप बेच रहे हैं, स्टील मिल आप बेच रहे हैं। और भाई ये कौन सी जादूगरी है इख्तियार वली भाई? आपकी जो लीडरशिप में एक बंदा है आपकी फेडरल कैबिनेट में, वो मल्टी बिलियनर है भाई। ये कौन सा जादू है आपके पास के जिस मुल्क पर आप नदीम कुरैशी साहब बेच तो रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है ना, बिक नहीं रहे ना, बिक नहीं रहे। ये खरीदेंगे ज़मीर भाई, यकीन करें आप छोटे से बच्चे से पूछे, एक डिजिटल दौर का ये बेनिफिट हो गया। आप एक 10 साल एयर पंजाब बनने जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। एयर पंजाब बनने जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ कि पंजाब में स्मोग आया हुआ है। अभी इख्तियार वली साहब से हमने पूछा जी आपका इलाज कौन कर रहा है? ये गोल मोल जवाब देगा, शरीफ आदमी है ना, मासूम आदमी है। हालांकि इनको कहना तो ये चाहिए था जी मैं तो यही मकामी किसी सन्यासी बाबा से या किसी हकीम से दवाई लेता हूँ। उनको भी ठंड सी लग गई है को नहीं, इनके लिए हम करवाते हैं। हमारे मुल्तान में आजकल बड़े इख्तियार वली साहब को उनके मतलब लेके जाते हैं, इनको दवाई दिलवाते हैं हकीम लोहा पहाड़ से। इनको कौन से हकीम हकीम लोहा फाड़ आजकल मुल्तान में बड़े मशहूर है। इख्तियार भाई को वहां लेके जाते हैं ताकि ये ज्यादा अल्लाह रहम करे इन क्वैक से, इन नाम नेहाद हकीमों से अल्लाह बचाए रखे। बिल्कुल सही। इख्तियार वली खान साहब, ऑन द सीरियस नोट, अयाज सादिक साहब कहते हैं कि हुकूमत काम करना चाहती है, अपोजिशन काम करने नहीं देती। लेकिन हमने देखा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में जो भी कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है, अच्छा काम होने जाता है, तो अपोजिशन साथ देती है। तो ये कौन से काम है जो कि हुकूमत करना चाह रही है और अपोजिशन नहीं करने दे रही? यार ज़मीर साहब भी कमाल करते हैं। नदीम कुरैशी साहब की ये बातें सुन के अब क्या सीरियस बात करेंगे? जो उन्होंने अपनी तारीफें की हैं उसका ज़मीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इनको, मैं वही कह रहा हूँ ना कि PTI के किसी बंदे को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को महंगाई के दुहाई देने का पूरा हक है।
लेकिन पीटीआई वालों को नहीं है। ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि पेट्रोल का लीटर 1000 रुपए का हो जाए पावे कोई फर्क नहीं है, मोरी अली कमीस वाला सोना लीडर चाहिए क्या? हमारे 50 रुपए फी लीटर कम कर दिया था पेट्रोल जाने से पहले, याद नहीं फरवरी में? अच्छा जमीर साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी और हम सब पे ज्यादा बाशऊर है। अगर आपको याद हो तो IMF के साथ मुआहिदा तोड़कर ये इन्होंने किया था, इन्होंने मुआहिदा तोड़कर ये सब कुछ किया था। और ये कहते हैं ना कि अब आपने बात बड़ी ठीक की है, इदारे PIA की प्राइवेटाइजेशन के अलावा अगर आपके पास या इनके पास कोई ऑप्शन है तो आ जाइए, उस पर अमल पैरा होते हैं। उन्हें 4 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो PIA का सत्यानाश उस दिन कर दिया था जब इनके मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया था कि PIA के तमाम पायलट्स के पास डिग्रियां जाली हैं। आपके जहाज ग्राउंड हो गए, आपके पायलट ग्राउंड हो गए, आपको एयर स्पेस नहीं मिल रही थी। अब उस इदारे को कौन खरीदेगा? और ये हकीकत है कि ये बड़ी बड़ी मुश्किल व बड़ी काबिल शर्म बात है कि आपके इदारों का कोई खरीदार भी नहीं है। मैं आपको एक बात बड़ी सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा हुई थी, आप लोग उसको मतलब वायबल तो बनाए ना, ताकि कोई खरीदे तो सही। मतलब जहां बताता हूं आपको जी, ये अच्छा नदीम साहब कह रहे हैं ना बिजली का यूनिट इतने का उतने का, इनको बताएं कि क्या जरूरत क्या पड़ी थी जब ये बिजली का यूनिट उस वक्त 5 रुपए का था और आप कहते थे कि हम 2 रुपए में और 2.5 रुपए में देंगे। एक मौका कप्तान को दे दो, मरवा दिया ना सारे लोगों को, गैरत कर दिया इस मुल्क के निजाम को। ये पेट्रोल तो अच्छा भला 65 रुपए का था, कहाँ छोड़कर आए हैं? ये आटे का थैला 600 रुपए का हुआ करता था और आप कहते थे कि एक मौका खान को देना चाहिए, दे दिया। दूसरा मौका अगर दे दिया तो आपके लीडर का वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। सर तो आपको तो चौथा मौका मिल गया ना, दिवालिया आपको तो चौथा मिल गया। मतलब वो अगर 1.5 साल 16 महीने वो वाले ऐड करें और ये तो मतलब अच्छे खासे 4 साल 4 मौके तो तकरीबन हुए खड़े आपके। मुझे बड़ा अच्छा याद है, मैं आपके शो में स्टेज वहां पे बैठा हुआ था स्टूडियो में, और आपने ही मुझे कहा था कि बड़ा मुश्किल फैसला आपने किया है और आपकी पार्टी ने, आपकी जमात ने, कि आप लोगों ने ये टोकरा अपने सर ले लिया है, अब आप बदनामी लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक सारे दाव पे क्या हमने तंदूर में फेंक दिए, इनकी सारी गलाजत और गंदगी का टोकरा हमने अपने सर ले लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग कहां पे छोड़ के गए थे? आज देख लें 92,000 पे खड़ा है। आज आप देख लें कि डॉलर अगर नीचे नहीं आया तो कम से कम एक जगह रुक गया है। आप देखिए सीमेंट सस्ता हो गया, सरिया सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, गोश्त चिकन की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। आप देख लें फैच को देख लें, मूडीज को देख लें, IMF को देख लें। यार ये तो आप कुरैशी साहब मेरी बात सुन लो मेरे भाई, मैं बड़ी बहुत प्यार करता हूं आपसे, मत किया करें बीच में, मत बस प्यार मोहब्बत की बातें करें। लेकिन इख्तियार वली खान साहब, लेकिन बात यह है ना कि अगर ये आर्टिफिशियली रुका हुआ तो वैसे एक बात है, वाज़ेह तौर पर मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपके मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो कम से कम सियासत में नहीं पड़े हुए, वो सिर्फ सारा अपना सर नीचे करके अपना काम कर रहे हैं और उसकी वजह से बेहतरी है ये इंटरेस्ट रेट्स कम आए हैं। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कहता था कि हमने पाकिस्तान के कर्जों को हम 100% उसको डबल करके जा रहे हैं, हम लैंड माइन बिछा कर गए हैं, पाकिस्तान अब सरवाइव नहीं करेगा। ये तो मुल्क के तोड़ने की बातें करके गए हैं। ये कैसे लोग हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं नदीम कुरैशी साहब? इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कि पेट्रोल कितना महंगा होता है, बिजली कितनी महंगी होती है, गैस कितनी महंगी होती है। इनको तो अपने लीडर इख्तियार वली खान साहब, लेकिन ये एक रिटॉरिक बन चुका हुआ है, एक ये रिटॉरिक बन चुका हुआ है। इख्तियार वली खान साहब बिल्कुल सही, आप लोग जब 2013 में आए, आप लोग जब जितनी दफा भी आप लोग आए, आप पिछली हुकूमत पर यही इल्जाम लगाते थे कि जी वो लैंड माइंस बिछा के गई है। ये हमने देखा है, पीटीआई ने भी वही किया था। बात सुने, पीटीआई ने भी वही किया था। आप जरा थोड़ा सा सुन ले, फिर चले आगे। सर हम वो जमात हैं, हमारी वो पार्टी है कि हम माजरत से मैं नदीम कुरैशी साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी कहा जा रहा है कि मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। किसने बनाया? चल, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।